हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए। जो बच्चे इस बार क्लास 10th में गए हैं उनके लिए आज पहला दिन है और चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि दिए गए पैराग्राफ की हिंदी कैसे निकालें या हिंदी अर्थ कैसे निकालें, ताकि जब इसकी हिंदी हमको पता हो जाएगी तो आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, जो चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड है, इनके राइटर कौन है। तो बताते हैं, इनके राइटर ये हैं जी.एल. फ्यूएंट्स। इनके राइटर का नाम क्या है? जी.एल. फ्यूएंट्स। देखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, जो आपका 20 नंबर OMR आता है उसमें ये सब ज़रूर पूछ लेता है, हु इज़ द राइटर ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शनल दे देता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप उस पर टिक मारकर आसानी से 1 नंबर पा जाएंगे, और अगर पूरा 20 नंबर मार्क करेंगे तो 20 नंबर आपके उस पे नंबर में ऐड हो जाएगा। तो सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर ज़रूर करिए जो लोग क्लास 10th में हैं और जिन्हें इंग्लिश पढ़ना, समझना या फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम है। वो लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और उनको पूरी इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ए लेटर टू गॉड है, इसका जो पैराग्राफ 1 है उसकी हिंदी क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ए लेटर टू गॉड से। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, ए लेटर के माने होता है एक पत्र। क्या होता है? एक पत्र। टू का मतलब होता है को, और गॉड का मतलब होता है ईश्वर। ठीक है, क्या होता है? ईश्वर। तो जब इसको हम सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ईश्वर को एक पत्र। ठीक, ये इसकी हिंदी हो गई। अब चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो पैराग्राफ 1 हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए दोस्तों, आपको पर डे जो है ये अब सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। पैराग्राफ 1, 2, 3 यानी पूरा चैप्टर हमको फिनिश करना है, और इसकी मीनिंग को भी समझा के चलना है, और इसमें हिंदी अर्थ क्या होगा या कौन सा टेंस यूज हुआ है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए हम लोग रीडिंग करते हैं मिल करके। ठीक। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ठीक है, ये यहाँ तक एक पैराग्राफ हमारा पूरा होता है। यहाँ तक की रीडिंग हमने कर दिया है। अब आइए चलते हैं, हम लोग एक एक वर्ड की मीनिंग जान लेते हैं कि इसमें एक एक वर्ड की मीनिंग क्या होगी, कैसे इसको निकालना है, ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक, तो चलिए गाइस, हम एकदम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं, और अगर आप अंग्रेजी में कमज़ोर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित होगी। तो चलिए देखिए, हमने जो रीडिंग किया था, द हाउस। द हाउस का मतलब होता है घर। द हाउस का मतलब क्या होता है? द हाउस। द हाउस का मतलब होता है घर। फिर द ओनली वन। ओनली वन का मतलब होता है केवल एक। इन द इंटायर। इंटायर मतलब होता है पूरी, और वैली मीन्स होता है घाटी। ठीक है, अब यहाँ हम रुकते हैं। हमने क्या बताया? द हाउस का माने घर, द ओनली वन माने केवल एक, इन द इंटायर वैली पूरी घाटी में। तो अब इसको जब हम लोग सीधा करेंगे तो कैसे निकालेंगे? पूरी घाटी में केवल एक घर। ठीक है, इस तरह से हिंदी निकालेंगे, इसको सीधा करना पड़ता है। अब इसके बाद में सैट। देखिए, सीट का सेकंड फॉर्म सैट होता है। यहाँ पर हम अगर हम टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि सीट का सेकंड फॉर्म आया है। सैट मतलब स्थित था। देखो, सीट माने बैठना होता है, सैट माने बैठा या बैठता था, ये अर्थ लिया जाएगा। लेकिन घर जो है बैठता नहीं है, वो स्थित होता है कहीं किसी मकाम पर, किसी जगह पर वो मतलब बिल्कुल फिक्स होता है ना, वो मूवेबल चीज़ नहीं है।
ठीक। तो सेट माने स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, ऑन माने पर, द क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, ऑफ ए लो हिल, ऑफ माने काकी के, लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे कि सर ऐसे इधर उधर बता दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए इसको मैं कायदे से सेट करता हूँ कि कैसे मतलब ये होगा। तो हम लोग जब इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। पूरी घाटी में केवल एक घर ना, फिर अब इस यहाँ पर सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ये अर्थ लिया जाएगा इसका। हो गया, इस तरह से अर्थ निकालेंगे। कितने लोगों को समझ में आया है वो लोग कमेंट ज़रूर करें, और जिनको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं फिर से हम। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम माने होता है से, दिस माने होता है इसकी, हाइट माने होता है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, वन माने कोई भी, देखिए वन माने एक नहीं होता, होता है एक, मानता हूँ मैं, लेकिन जब कोई ये सब्जेक्ट का काम करने आता है तो इसका मतलब ये होता है से कोई व्यक्ति, वन के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर फिर कोई व्यक्ति से लिया जाता है, ना कि नंबर वन एक से लिया जाता है, ठीक। आप लोग इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हो कि ये वन माने एक होगा, तो ये ठीक है। तो यही सब चीज़ तो एक टीचर के थ्रू आप लोग समझेंगे। और मैंने अपना अभी इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि मैं कौन हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं हूँ ओवैस सर, और इंग्लिश टीचर एक्सपर्ट, और आपको अच्छी जानकारी दूंगा, और कहीं से भी आप इसको टचअप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या किसी से भी पूछ लीजिए कि सर ने ये बताया है, क्या कोई दिक्कत है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो पूछिए, होगा समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं। कुड सी द रिवर, सी माने देख सकता था। देखिए कुड जो है ये कैन का पास्ट होता है, कैन प्रेजेंट होता है और कुड जो है पास्ट होता है। वन कुड मतलब कोई भी देख सकता था, अगर कैन लगा रहा है तो सकता है लिया जाएगा, कैन का कुड है तो सकता था, यानी ये पास्ट हो गया इसका। सी मीन्स देखना होता है, ये तो आपको पता ही होगा, द रिवर माने नदी। तो इसकी ऊंचाई से, देखो इसकी ऊंचाई, फ्रॉम माने से, इसकी ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था। इतना तो ये तो वाला तो ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा, पहले वाले से भी ज़्यादा। एंड द फील्ड, और खेत को, फील्ड माने खेत या मैदान भी होता है। ऑफ राइप कॉर्न, राइप माने होता है पके हुए, कॉर्न माने होता है अनाज या भुट्टा भी होता है। अनाज के खेतों को, पके हुए अनाज को, खेतों को देख सकता था। डॉटेड माने होता है लगे हुए, विथ द फ्लावर्स, जिसमें फूल लगे हुए थे, ठीक है। दैट ऑलवेज, देखिए दैट जब बीच में आता है तो इसका मतलब जो से लिया जाता है, क्या होता है जो, और इसका अर्थ की भी होता है, बीच में आता है की भी, या जो से हम लेते हैं। ऑलवेज माने होता है सदैव या हमेशा। प्रॉमिस्ड माने होता है वादा करते थे। ए गुड माने होता है एक अच्छी, और हार्वेस्ट के माने होता है फसल, जो क्रॉप की मीनिंग होती है, ठीक है, जो एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। द ओनली वन थिंग, केवल एक चीज़। द अर्थ नीडेड, अर्थ माने होता है पृथ्वी को या ज़मीन को, नीडेड माने होता है आवश्यकता थी। वाज अ डाउनपोर, डाउनपोर माने होता मूसलाधार वर्षा, मतलब तेज की बारिश। और या एटलीस्ट माने होता है कम से कम, इस शावर माने होता है बौछार, या कम से कम बौछार की ज़रूरत थी या आवश्यकता थी पृथ्वी को, यानी ज़मीन को उसकी आवश्यकता थी। अब यहाँ हम लोग आते हैं थ्रू आउट। अब ये जो मीनिंग है इसका मतलब होता है भर, क्या होता है भर। अब भर का मतलब ये नहीं कि फुल वाला भरा हुआ। थ्रू आउट द मॉर्निंग माने पूरी सुबह, या थ्रू आउट द नाइट मतलब कि रात भर, ऐसा वाला भर। अब आप समझ गए होंगे सर कैसा मतलब समझाना चाहते हैं, दिन भर, रात भर, ऐसा। तो थ्रू आउट को माने भर, द मॉर्निंग यानी दिन भर या पूरी सुबह। लेंचो, लेंचो इस किसान का नाम है जिसने ईश्वर को, लेटर टू गॉड मतलब ईश्वर को पत्र लिखा था, वही किसान है जिसकी स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये मेन फार्मर है, आगे क्वेश्चन भी होगा हुआ लेंचो। चलिए लेकिन आपको हम यहाँ तक पूरा समझा देते हैं। हु न्यू, लेंचो हु माने जो होता है जो, न्यू माने जानता था, नो का सेकंड फॉर्म न्यू है। लेंचो जो जानता था। अगर हम टेंस की बात करते हैं तो यहाँ हमारा ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक। लेंचो जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेत को, इंटीमेटली माने होता है घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था उसने,
एल्स, एल्स माने अन्यथा या अथवा। बट सी द स्काई, केवल आसमान की तरफ देखता रहा। टुवार्ड्स माने होता है तरफ। द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ माने होता है उत्तर या फिर उत्तरी आप कह सकते हैं। और ईस्ट माने होता है पूर्व, यानी पूर्व की दिशा की ओर केवल वह देखता रहा रेंचो। तो सो गाइस, ये रही आज की हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। और तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय दें कि कैसी रही ये वीडियो। अगर आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एक एक पैराग्राफ आपको जो है यहाँ पर पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उसे आप अगर समझ के चलेंगे बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी होने वाली है। और इसके बाद फिर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कराऊँगा। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू द इंग्लिश पैराग्राफ, इंग्लिश चैप्टर एंड इट्स पैराग्राफ एंड टोटल लेसन। ठीक है, आफ्टर देन द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम, उसके बाद फिर जो है एग्ज़ाम की तैयारी आपको कराई जाएगी। लेकिन पहले जो है आप चैप्टर की स्टोरी ज़रूर जानें ताकि आगे आप बहुत अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पूरी वीडियो को वॉच करें और जो भी वीडियोस अपलोड हैं हमारे चैनल पर उसे पूरा वॉच करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच, बाय।